मदरसा शिक्षकों की लड़ाई आप बहुत लंबे समय से लड़ी हैं, अर्जुन सिंह के ज़माने से आप लड़ती रही हैं, और पहली बार 50 महीने के बाद उनको उनकी जो पहली किस्त सरकार ने रिलीज़ किया है, तो लगता है कि अब शायद सरकार उसकी तरफ बढ़ रही है कि उनको उनकी ग्रांट मिल जाएगी पूरी। होता है। आप यूपीए की सरकार का याद करिए इस वक्त जब मुझे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी अर्जुन सिंह जी के ज़माने से। वतन समाचार में हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी। आप हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, वैसे प्रयागराज से सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। मैडम, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। यूपी के बाई इलेक्शन और बिहार के विधानसभा चुनाव को किस दृष्टिकोण से आप देख रही हैं? देखिए, बड़ा उत्साह था, बड़ी उत्सुकता थी लोगों की जानने में कि बिहार में क्या होगा, क्योंकि बिहार में आम चुनाव था और यूपी का तो बाई इलेक्शन था। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, लोगों ने ज़बरदस्त मोहर लगाई है शासन के और सरकार के पक्ष में, क्योंकि जो बड़ी मार्जिन के साथ जीत हुई है उससे स्पष्ट है कि 4 साल पूर्ण होने पर और कोविड के संकट में, जबकि पूरे विश्व ठहरा हुआ है, उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ा राज्य है, प्रांत है, उसमें व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की जो योजनाओं को यूपी में लागू किया गया, उन सब के प्रति लोगों की ज़रूर प्रशंसा के रूप में इस चुनाव के रिजल्ट को देखा जाएगा। लंबी मार्जिन से जीत हुई है। बिहार पे बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि 3 टर्म लेने के बाद जब चौथा टर्म कोई लेता है तो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यूँ तो सबने माना कि पानी, बिजली, सड़क नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में पूरे बिहार को दी, क्योंकि मैं भी सुनती थी लोगों के, ग्रामवासियों के विचारों को, तो कहते थे हाँ पानी है, सड़क है, बिजली है, रोज़गार के लिए बहुत चिंता थी लोगों के मन में। और इधर कोविड के आने के बाद बेरोज़गारी का जो मार है वो और बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है। और जिस तरह से अटैक हो रहा था उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, और जिस तरह से लोग कोविड में व्यवस्थाओं के खिलाफ बोल रहे थे, बेरोज़गारी पर बोल रहे था महागठबंधन, तो ये चुनाव लग तो रहा था कि थोड़ा टक्कर का है, लेकिन जीत हो जाने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भले ही थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ, लेकिन मार्जिन कम इसलिए भी हुआ क्योंकि आपको मालूम है हमारे जो अलायंस था उसमें से रामविलास पासवान जी की पार्टी अलग हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीत हुई। तो मैं यही कहूँगी कि केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री में लोगों का विश्वास और नीतीश जी की जो अपनी व्यक्तिगत छवि है, वो तो कितना भी लोग कहें उनके खिलाफ बोला, लोगों ने उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं और उनका स्वच्छ जीवन है। तो आखिरकार ये उनकी थोड़ा बहुत गवर्नेंस का और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी में लोगों के विश्वास के अभिव्यक्ति के रूप में मैं इसको देखती हूँ। रीता जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने धांधली कराई है और नीतीश जी और बीजेपी ने मिल करके इलेक्शन को लूटा है। नहीं, देखिए, आप रिजल्ट देखिए, मध्य प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए, आप बाई इलेक्शन जितने हुए, चाहे वो 21 सीट का नाटक की हो, आप वहाँ देख लीजिए, क्या बोलते हैं ये इसका यूपी का, मध्य प्रदेश का, गुजरात तो खैर हमेशा ही रहा है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की दस्तक बहुत मजबूत रही है, कोविड के बावजूद रही है। तो इसके मतलब जनता को जो प्रशासनिक पद्धति, व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उसमें लोगों का यकीन पुख्ता हो रहा है, मजबूत हुआ है। तो ये क्या बात गलत है, क्योंकि जब जीत हो जाती है सब कहते हैं मशीन ठीक है। आखिर केजरीवाल जी पूरा दिल्ली जीते, इतनी अच्छी वोटों से जीते, जबकि वहाँ पर केंद्र में खुद सरकार हमारी बैठी हुई है और हमारे हर नेता ने वहाँ कन्विंसिंग करी, फिर वो कैसे जीत गया अगर सब जगह धांधली होती है। सबसे ज़्यादा अगर धांधली करनी होती तो तुम दिल्ली में करते ना, लेकिन हमारी पार्टी एक मिनट राजनीतिक प्रक्रियाओं में नहीं बोलती। और आपको देखिए, मैंने आपसे भी अभी चर्चा की, बिहार की कितनी सीटें हैं जो 1000-2000 वोटों के अंदर गई। मैंने तो एक कैंडिडेट तो 5 वोट से 8 वोट से जीता है, 17-19 वोट से जीता है। तो प्रश्न यहाँ ये है कि हमारे, अगर हम लोग चुनाव आयोग के काम पर उंगली उठाएंगे इस तरह, अब देखिए अमेरिका में क्या हुआ। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ट्रांजिशन ऑफ पावर यहाँ बहुत आसानी से होता है, जो जब तक चुनाव ख़त्म नहीं होता हम आपस में लड़ लेते हैं,
चुनाव होने के बाद जनता के मत को हम लोग स्वीकार कर लेते। भारत का, हिंदुस्तान की जो हमारी ये जो लोकतंत्र जो है इतना मजबूत है, इसी वजह से हम इतने स्ट्रांग हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने वोट डाला है, मुझे कोई इस बात का शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी की जीत जनता के ही मुहर से हुई है, बेईमानी से नहीं हो सकती। आप यूपी सरकार का गुणगान कर रही हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है चुनाव से पहले कि किस तरह से यूपी में रेप के केसेस हों या लूटमारी हो या शूटिंग के केसेस हों, मर्डर के केसेस, वो बढ़ते रहे हैं ग्राफ। उसके बावजूद इस जीत को किस तरह आप देख रही हैं? देखिए, जनता ये देखती है कि आपकी नीयत कैसी है, आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार कोविड में कितनी लोगों को तकलीफ़ें हुई, लेकिन जो केंद्र सरकार ने कोशिश की, जो मोदी जी ने लगातार लोगों से बात की है, लोगों तक कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की है, भले ही सब तक ना पहुंचे, सबने देखा कि हाँ इन्होंने मेहनत की, प्रयास किया, और नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो क्राइम है, क्राइम का ग्राफ पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्रिमिनल्स के पीछे सरकार पड़ी, जिस तरह से हम कुछ भी कहिए, शुरू में जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, 2 लाख लोगों को, 2 लाख लड़कों को और नोटिस दी गई, बताया गया कि चेतावनी दी गई। हो सकता है उसमें से 5-10 गलत भी चली गई हो, लेकिन चेतावनी दे के एक ये माहौल बना कि अगर हम ईव टीजिंग करेंगे, छेड़खानी करेंगे तो हम फंस भी सकते हैं। अब जहाँ भी रेप होते हैं तत्काल उस पर एक्शन करना, तत्काल लोगों को पकड़ लेना। अब घर के अंदर रेप हो रहा है, पड़ोसी रेप कर रहा है, दोस्त बहका कर रहा है, कोई शादी का बहाना दे के कर रहा है, कोई नौकरी के बहाने कर रहा है। तो ये जो रेप के केसेस हैं, ये हम लोग का बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन इसमें नीयत सरकार की किसी को बचाने की नहीं रही है। इसी वजह से जो है लोग जानते हैं। फिर बाकी क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पश्चिम उत्तर प्रदेश का कितना कम हो गया है, अपहरण की संस्कृति खत्म हो गई। आप सड़क नहीं बना सकते, NHAI वालों से पूछिए, कहीं जाएं पहले आप रंगदारी दीजिए तब आप काम कर सकेंगे। ऐसे बिहार का हाल था जब वहाँ पर RJD की गवर्नमेंट थी। तो ये रंगदारी कम हुई है, अपहरण कम हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो संयोजित क्राइम होती है कम हुआ है। और अभी जो मिशन शक्ति शुरू किया गया है, मिशन शक्ति का मुझे लगता है बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें सैकड़ों NGOs को इन्वॉल्व किया गया है। इसमें आप समझिए 100 ऐसी महिलाओं को जिनका चेहरा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नहीं, सामाजिक क्षेत्र में जो क्रेडिबल होते हैं, उनको एंगेज किया गया कि आप लोगों में जागरूकता फैलाइए कानून के बारे में, संवेदनशीलता उनमें बढ़े। पुलिस को भी लगाया गया है, जनता को भी लगाया गया है। और द्वितीय चरण में इसमें एक प्रयास ये होगा मिशन शक्ति में कि जो मोहल्लों में ऐसे लड़के हैं जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं और नहीं सुधरते हैं, तो उनकी सूची बना के चौराहों पे लटका भी दी जाएगी। शेम देम कहते हैं, शेम देम। तो इस तरह से देखिए प्रयास ही से होगा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि ये जो हमारी महिलाओं के ऊपर जो इस प्रकार के घटनाएं हैं तभी समाप्त होंगी जब सरकार, समाज और जितने भी समाज के संस्थाएं हैं सब जब एक साथ खड़े होंगे, नो क्राइम का होगा। और अदालतों पे भी देखिए कोशिश हो रही है कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में अदालतों के फैसले भी आ जाएं। अब हर थाने में जो है करीब करीब 1500 थानों में महिला डेस्क नहीं, महिला कक्ष बनाई जा रही है। और वहाँ पुलिस की दरोगा या पुलिस की कोई महिला अलग कक्ष में बैठाई जाएगी, ताकि अगर कोई आती है दुखियारी तो खुलकर उनसे बात कर सके, उसको पुरुष से बात ना करना पड़े। अभी आपने देखा कि पिंक ये जो 2 व्हीलर्स, 2 पहिया गाड़ियाँ 200 हमारी अभी मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारी जो गवर्नर हैं राज्यपाल महोदया, उन्होंने उसको फ्लैग ऑफ किया। 10 SUVs लगाई गई हैं और 12 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। पेट्रोल करेंगी, पेट्रोलिंग व्हीकल्स, और जो औरतें चलाएंगी, लड़कियां चलाएंगी। तो देखिए कोशिश में कमी नहीं है, लेकिन क्राइम को रोकने कितनी सारी हेल्पलाइंस खोल दी गई हैं। 10 नंबर है, 181 है, इसके अलावा और बातों के लिए 102 है, 108 है, 102, 776 है। इतनी हेल्पलाइंस बनाई गई हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, नियत लोग देख रहे हैं और वो ज़माना भी गुजर गया। आप ज़रा सोचिए 2000, मैंने भी बहुत देखा है उत्तर प्रदेश, लेकिन सपा और बसपा के कार्यकाल में क्या होता था।
उससे तो कितना फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है। जहाँ तक आप समाजवादी विचारधारा से आती हैं, सीए और एनआरसी के बाद जिस तरह का एक डर ख़ास तौर से मुसलमानों में हुआ है और आपका चूँकि अटैचमेंट मुसलमानों से बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसे किस तरह आप देखती हैं? देखिए, खौफ बहुत पैदा किया गया। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जहाँ एनआरसी ना हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ना हो। एक कंट्री बता दीजिए जहाँ नहीं, सब जगह है। एक अच्छा, दूसरी बात ये सीए जो था, ये कैसे इतना भ्रम फैलाया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। ये हो ही नहीं सकता। जो इस सरजमी पे पैदा हुआ है वो इस सरजमी का है और हमेशा रहेगा। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि कानून अभी लागू नहीं हुआ, और जब सरकार खड़े होकर कह रही है कि हमारे बाशिंदों को का बाल बाका नहीं हो सकता इससे, तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो आइन है, वो माइनॉरिटीज़ को पूरी हिफाजत देती है। आप कोई उस पर कमी नहीं है। जहाँ पर अगर हम हिंदू राष्ट्र होते, जो कि लोग कहते हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्यों बना देंगे, कैसे बना देंगे? क्योंकि जब हमारा संविधान हमको एक हक दे चुका है और उस संविधान को बदलने की कहीं कोई पहल भी नहीं है, और सरकार खुलेआम कह रही है कि हम अपने हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो कल्चरल फैब्रिक है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब ये बात है कि कुछ लोग दोनों तरफ से गड़बड़ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमको इससे खौफजदा होने की या डरने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि मैं फिर भी कहूँगी कि हमारा जो मुल्क है बहुत सहनशील है। हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला है और आपस में भाईचारे का मुल्क है। और देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, मैं तो खुद एमपी हूँ, हम जाते हैं, आप गांव में देखते हैं, आप यकीन मानिए, दलितों को लोग कहते हैं कि ये सरकार बड़े जाति वालों की है, गरीबों से कहते हैं ये सरकार बड़े लोगों की सरकार है, अक़लियत से कहते हैं ये तो असरियत की सरकार है। अब आप एक तरफ से शुरू करिए, जितनी केंद्र की योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा किसको मिली हैं? या तो दलितों को या मुसलमानों को। नहीं, कम से कम हम आपको क्योंकि गरीबों के लिए ये जो इनकी स्कीम है हुनर हाट है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमान अपने आप को इकोनॉमिकली बूस्ट समझ रहा है। एग्जैक्टली, मैं आपसे कह रही हूँ, आप चलिए गांव में मेरे साथ, जितने चूल्हे बट रहे हैं या जितने शौचालय मिले हैं या जो भी पैसा औरतों को 1,000 रुपये गया बेवाम को या किसको, कौन ज़्यादा है उसमें? कोई ठाकुर ब्राह्मण की घर वाले थोड़ी हैं, परिवार नहीं। सबसे ज़्यादा बेचारे अति पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को मिला है। अब कभी रोकने की कोशिश हुई क्या? किसी एसडीएम को कहा गया कि पैसा आ रहा है, तुम दलित के घर में मत देना, तुम वहाँ मत देना? अभी जो 1,000 रुपये सारे एसएचजी ग्रुप्स को दिए गए औरतों को, तो मैं समझती हूँ खौफ पैदा किया जाता है, ये सियासी माहौल में किया जाता है। पूरी मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन और विश्वास है कि जो भी हो रहा, अब जो लोन्स मिलना शुरू होंगे और जो मिल रहे हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है कि फलाने को नहीं मिलनी है। नहीं, आपने कहा कि दोनों तरफ के लोग कुछ हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि मॉनिटोरियम होना चाहिए नफरत के खिलाफ, खुद लाल किले से बोल चुके हैं। उसके बावजूद कम से कम इधर के लोग क्यों नहीं रुक रहे हैं? नहीं, देखिए, कितनी बड़ी आबादी देश मुल्क की, 133 करोड़, 34 करोड़, उसमें कितने लोग होंगे जिनकी हम चुन के निकालते हैं कि इन्होंने गलत किया? दोनों तरफ से बिल्कुल 1% भी नहीं है। नहीं, 1% के तो 0.01 होंगे, 0.1 होंगे, दोनों तरफ, तीनों तरफ, सब तरफ। तो हम लोगों को इनसे बचने की ज़रूरत है। और मैं ये सोचती हूँ कि पूरा फोकस इस समय सरकार का इकॉनमी पर है। चाहे वो हमारा अब आप यूपी को लीजिए, एक जिला एक हुनर है ना, 1 ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, आप चलिए आजमगढ़ से, आजमगढ़ में जो पॉटरी बनाते हैं, या सोनभद्र में जो पॉटरी बनाते हैं, या जो आजमगढ़ में वो करते हैं, स्पिनर्स हैं, या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले बनारस के हैं, या वो उधर तो छोड़ दीजिए, फतेहपुर ले लीजिए, अम्बेडकर नगर ले लीजिए जहाँ कारपेट बनती है। फिर आप लखनऊ आ जाइए, चिकन जरदोजी होती है। फिर आप चले जाइए, कारपेट बनती है। सीतापुर में आप चले जाइए, ताले बनते हैं। अलीगढ़ में आप चले जाइए, चूड़ी बनती है। फिरोज़ाबाद में आप चले जाइए, आगरा में जहाँ पर नक्काशी होती है संगे मरमर के ऊपर। मुरादाबाद चली जाइए, जब्बास फेर, कौन लोग लगे इस बनने में? मैं तो कहती हूँ अगर उत्तर प्रदेश आज 40% अगर वो हैंडीक्राफ्ट दुनिया को दे रहा है,
तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अक़लियत को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुनर उन्हीं के हाथ में है। तो मैं और क्या रोकने की कोशिश और उनको प्रमोट करने की कोशिश हो रही है, हाथ लगाया जा रहा है। तो जो गरीब हैं, जो हुनरदार हैं, जो जात से नहीं पात से नहीं, इस समय पूरा फोकस ये है कि अब जैसे मलियाबाद के हमारा आम है, या हमारा अब ये कौशाम्बी का अमरूद है, इलाहाबाद का अमरूद। तो आप बताइए ये सब क्या है। तो हमारे जो सरकारों का, चाहे वो यूपी की हो चाहे दिल्ली की हो, जो फोकस है वो मेन रूप मुख्य है कि हर आदमी के हाथ में कुछ आमदनी आए, और जब वो आमदनी आएगी वो इज्जत की ज़िंदगी जी सकेगा, तभी अच्छा होगा। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिन पर कि अगर चर्चा कम की जाए तो अच्छा है। डेवलपमेंट की बात, मैं तो बिल्कुल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई कटौती होती है तब बहुत बड़ी अन्याय की बात होती है। लेकिन अब रोज़ तू मैं डिबेट में हो, टीवी पे हो, वो भी मैं सोचती हूँ इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं। अरे नेपाल में क्या हो रहा है, एक तरफ चीन बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ बांग्लादेश, श्रीलंका में चलो इस समय शांति है, नहीं तो वहाँ पे हमारे तमिलों का और श्रीलंका का सिंगलीज का झगड़ा चल रहा था। ऐसे वक्त पर जब कोविड की दिक्कत चल रही हो, ऐसे वक्त पर जब सब तरफ से मुल्क हमारा घिरा हो, और उस वक्त अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो हम भी उन्हीं मुल्कों के तरह हो जाएंगे जो मुल्क हमारे अगल बगल के बर्बाद हुए पड़े हैं। तो इसीलिए हम सेक्युलर थे हैं और रहेंगे, और हमारा देश एक था है और रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मदरसा शिक्षकों की लड़ाई आप बहुत लंबे समय से लड़ी हैं, अर्जुन सिंह के ज़माने से आप लड़ती रही हैं, और पहली बार 50 महीने के बाद उनकी जो पहली किस्त सरकार ने रिलीज़ किया है, तो लगता है कि अब शायद सरकार उसकी तरफ बढ़ रही है कि उनको उनकी ग्रांट मिल जाएगी पूरी। होता है, आप यूपीए की सरकार का याद करिए, इस वक्त जब मुझे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी अर्जुन सिंह जी के ज़माने से। असल में होता क्या है कि इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो मदरसे, वो अपनी पूरी जानकारी नहीं अपलोड करते। ये मैं तब से आपको बता रही हूँ, 2006-07 से मैं इन लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ। हमेशा इनका 3 साल 4 साल का बैकलॉग रहता है हमेशा, और ये बेचारे परेशान रहते हैं। क्या करते हैं, ये बिना जानकारी दिए मास्टर बदल देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, फिर उनका अपलोड नहीं करते हैं। इनको जो ग्रांट मिलता है उसका ये लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजते हैं, इसी में गड़बड़ होती है। अगर ठीक से, अब तो खैर मेरे ख्याल से पोर्टल सब अपडेट हो गए हैं, तो वो रहेंगे, और उनका मॉडर्नाइज करने की भी बात हो रही है, और कोशिश यही हो रही है कि अब जो भी लड़का मदरसा से भी निकले वो हर हुनर में, वो अपने मज़हब में भी प्रवीण हो, अपडेट हो, और वो इस वक्त की जो ज़रूरियात हैं उनसे भी उसको भी वो पूरा करे, ताकि भुखमरी के कगार पे ना आना पड़े। सब तो नहीं बनेंगे रिलीजियस टीचर्स, कुछ को तो निकल कर अपने घर की रोजी रोटी भी देखनी पड़ेगी, अक्सर को। हाँ, और देखिए ना, इस समय सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है, अक़लियत में ही है, इसी वजह से भी है, और दलितों में है, और लोग अति पिछड़ों में है। तो पसमंदा की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन पसमंदगी समाप्त कैसे होगी, ख़त्म कैसे होगी। तो मैं सोचती हूँ हम सबको मिलकर एक बात सोचनी चाहिए। एक बार अगर पैसे की ताकत आ जाती है ना, तो बहुत सारी बातें, हमको दुनिया की तरफ तब देखना चाहिए जब हमारा घर मजबूत हो जाए। अगर दुनिया के चक्कर में हम अपना घर कमज़ोर कर लेंगे तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। पहले अपने घर को देखो, फिर दुनिया के घर को देखना। अब हम लोग परेशान हो जाते हैं, अमेरिका में क्या रह रहा है, भाई हो रहा होगा जो बाइडेन में उसमें हो रहा है, हमें क्या लेना लादना है, क्या हो रहा है फ्रांस में। हाँ, अगर कहीं इंसानियत को मारा जाता है तो हमें तकलीफ़ होनी चाहिए, भी गर्दन क्यों उतार ली, गर्दन नहीं उतारनी चाहिए भाई। जो किया, रूल ऑफ क्या नहीं, जो उसने टीचर ने भी किया है उसको भी ठीक नहीं था, उसका कंडेमनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए भाई। जब हम हमारे अगर पैगंबर के खिलाफ़ या हमारे भगवानों के खिलाफ़ या हमारे खुदा के खिलाफ़ कोई कुछ बोलता है तो ये इसको किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बेचारी औरत चढ़ जा रही है, अब उसका गर्दन काट लीजिए, क्यों काटा आपने उसकी गर्दन, तो इसकी भी निंदा होनी चाहिए कि जिसका कोई लेना लादना नहीं, उसको सज़ा दे के आप क्या कर रहे हो, किसको सज़ा दे रहे हो आप। तो ये सारी बातें हैं, मैं समझती हूँ पूरे हमको तो सिर्फ ये परवाह है कि अभी देखिए आ रहा है कि हम लोग का पहली बार आरबीआई ने भी कहा है कि पहली बार हम मंदी में जा रहे हैं। अगर मंदी से नहीं बचेंगे, भुखमरी पे आगे, तो क्या होगा इस देश का, मुल्क का। तो अभी बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय यही है सबसे, किसी भी आप मज़हब के हों, किसी भी आप वर्ग के हों, क्लास के हों,
आप अमीर हो गरीब हो, हर एक को अब एक होकर सोचना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क की इकॉनमी बचेगी। और इकॉनमी बच गई, अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अपनी ज़ुबान में पढ़ाओ और साइंसेस को भी पढ़ाओ और हुनरदार बच्चों को बनाओ। सिर्फ BA में पास कर करके हम लोग ना बच्चे खेती के काबिल रह गए हैं मजदूरी करने के, और ना जॉब मिल रही है वाइट कॉलर। हम आप गांव में जाकर देखिए, MA पास लड़का खाट पे लेटा है और 65 साल का बाप खेत जोत रहा है। क्यों? अब उनकी तो इज्जत के खिलाफ हो गया खेत जोतना, और बाप बेचारे उसको तो रोटी चलानी है। तो हमको ऐसा करना है कि बच्चा जब बड़ा हो तो अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी इसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से वो रोज़गार से जुड़े। इसकी कोशिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब होने जा रही है। मुद्दे बहुत हैं, फिर आपसे और लंबी गुफ्तगू होगी इस मामले में, पर मैं समझती हूँ आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको मैं आज से नहीं 10 साल 15 साल से जानती हूँ, आपको मुल्क की चिंता रहती है और आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद है। हमको तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आज BJP में तो ऐसा बोल रही है, आज कांग्रेस में तो ऐसा बोल रही, लेकिन आप जो कहेंगे वो लोगों के दिलों को छूती है। तो आप लोगों, लेकिन आप जहाँ भी रहें वहाँ विचारधारा आपकी समाजवादी ही होती है। नहीं, बिल्कुल। ये जो गवर्नमेंट कर रही है किसके लिए कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। समाज के लिए जो पॉलिसी आ रही है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। जो पैसा निकलता है आज दिल्ली से या लखनऊ से, किसको जा रहा है? वो उनको जा रहा है जो वीकर सेक्शन है। तो इसलिए यकीन मान लीजिए, जो हम वी आर अ वेलफेयर स्टेट, भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको वेलफेयर स्टेट बनाता है। गवर्नमेंट्स किसी की भी रही हों, पर कमोबेश सब वेलफेयर स्टेट की ओर रही हैं। तो हम तो बहुत ही होपफुल हैं, हमेशा समझते हैं कि हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। अभी तो चीन को मात देनी है किसी तरह से, और चीन की बड़ी गंदी राजनीति चल रही है इस समय। तो बस अब सबसे बचना है और अपने आप को आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।